आपका स्वागत है। और आज हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 12 से लेकर 18 जुलाई तक के जो भी नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिकल, मिलिट्री, साइंस टेक जितने भी अफेयर्स हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, उनको समराइज़ किया है हमने आपके लिए। और इस वीक में ढेर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको आप ध्यान से समझिएगा और ईवर लास्टिंग मेमोरी में रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं 12 से लेकर 18 जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं इस वीक के दौरान उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला इवेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है देहिंग पटकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देहिंग पटकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपको आ जाए और आप माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया को जानते होंगे तो इसे आसानी से समझ लेंगे। ये जो सिचुएटेड है वो आसाम में सिचुएटेड है और एक रेन फॉरेस्ट है, ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बारिश करीब 180 से 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है वहाँ रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये एक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है। इसे हम जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसका नाम देहिंग क्यों पड़ा। देहिंग रिवर बहती है यहाँ। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो लाइफ लाइन है वो देहिंग रिवर है, तो देहिंग रिवर से इसका नाम है। और पटकोई क्यों है? क्योंकि पटकोई हिल्स के फुट में ये सेंचुरी स्थित है। तो पटकोई हिल्स के फुट में स्थित है और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो लाइफ लाइन है वो देहिंग रिवर है, इसलिए इस सेंचुरी का आसाम में नाम क्या पड़ा? देहिंग पटकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जब हम बात करते हैं इसकी तो ये याद रखिएगा, देहिंग पटकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की एकमात्र सेंचुरी है जिसमें वाइल्ड कैट्स के 7 डिफरेंट स्पीसीज, जो जंगली बिल्ली है उसके 7 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए घरों की जो बिल्ली है, जो शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, ये सब वाइल्ड फैमिली, कैट फैमिली से आते हैं, वाइल्ड कैट फैमिली से आते हैं। तो एक बिल्ली परिवार है जिसमें शेर भी बिल्ली है, चीता भी बिल्ली है, बाघ भी बिल्ली है, तेंदुआ भी बिल्ली है, चीता भी बिल्ली है, लेकिन ये वाइल्ड बिल्ली का परिवार है। तो ये एकमात्र ऐसा सेंचुरी है भारत में जो क्या है, विभिन्न प्रकार के 7 वाइल्ड कैट्स को अपने में रखता है। और ये आसाम के किस जिले में लोकेटेड है? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में लोकेटेड है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमें सेंचुरी जिसमें केवल 7 वाइल्ड कैट्स होती हों डिफरेंट, उनके बारे में बताइए और भारत में एकमात्र हो, तो आप बोलेंगे कि ये जो सेंचुरी है, देखिए दिहांग सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क की क्या डेफिनेशन है? देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें हम तो वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण के लिए अधिनियम बने हुए हैं और फिर उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कई सारे एक्ट बनाए हैं। तो कहीं वो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा होता है, कहीं उसे हम अभयारण्य बोलते हैं। तो देखिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क की डेफिनेशन क्या है? वो क्षेत्र जिसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो, जिसका पारिस्थितिकीय महत्व हो, जिसके जीव जंतु महत्वपूर्ण हो, जिसकी जूलॉजिकल कम्युनिटी या जियोमॉर्फोलॉजिकल कम्युनिटी बड़े इंपॉर्टेंस की हो, उनको प्रोटेक्ट, उनको संरक्षण की ज़रूरत है, उनके संवर्धन की ज़रूरत है, उनके विकास की ज़रूरत है, जिससे पर्यावरण संरक्षण हो। और राज्य सरकार इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करे, चाहे वो देखिए सेंचुरी हो या ना हो। तो राज्य सरकार जब इन कारणों से पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें रहने वाले जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्षेत्र विशेष को नोटिफाई कर देती है तो उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। अब जो फर्दर आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो नेट ग्रिड के बारे में है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। देखिए हम आईटी एज में रह रहे हैं, सूचना क्रांति का युग है, एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और एक क्लिक पे चोरी भी हो जाती है। देखिए ढेर सारी एजेंसीज हैं भारत में जो भारतीय सुरक्षा के लिए काम करते हैं, इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट्स को दूर करती हैं।
ठीक है ना, जो हमारे सुरक्षा पर खतरा होता है उसको वो दूर करती हैं। तो उनके पास जो सूचनाएं होती हैं वो बड़ी गोपनीय होती हैं, सीक्रेट नेचर की होती हैं। अब आप देखिए, जैसे सीबीआई है, इन्फोर्स डायरेक्टरेट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो इनके पास ढेर सारी सूचनाएं होती हैं। और कभी कभी एक एजेंसी दूसरे से सूचना जब मांगती है तो इसमें डिले हो जाता है। इसलिए सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए जो गोपनीय सूचनाएं हैं उनका एक संजाल बना दिया, इंटेलिजेंस ग्रिड बना दिया, संजाल बना दिया राष्ट्रीय स्तर पर। उसी राष्ट्रीय स्तर पर जो गोपनीय सूचनाओं का संजाल है उसे हम नेशनल ग्रिड कहते हैं, नेट ग्रिड कहते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। दिस इज द ग्रिड ऑफ इंटेलिजेंट, यू कैन से, इंफॉर्मेशन। जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं वो एक दूसरे को शेयर करना होता है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर से काम करती हैं। इसीलिए अब किसी एजेंसी को अगर किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी जो दूसरे एजेंसी ने कलेक्ट किया है तो वो डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन को नेट ग्रिड से कलेक्ट कर सकती है। ये देखिए, पहली बार इसकी संकल्पना 2009 में आई। अब इकोनॉमिक क्राइम्स, आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, साथ साथ आतंकवादी गतिविधियां, टेररिस्ट एक्शन भी बढ़ रहे हैं, तो उस समय नेट ग्रिड की आवश्यकता अधिक हो जाती है। ये देखिए, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां सुरक्षा और गोपनीयता की बात होगी तो सुरक्षा एजेंसी और जो गोपनीयता बनाने के लिए एजेंसीज हैं वो एक डाटाबेस तैयार कर रही है नेशनली, जिसमें क्या होगा, कौन इमिग्रेशन में एंट्री किया, कौन बाहर गया, बैंकिंग की कंडीशन क्या है, टेलीफोन डिटेल्स क्या है सस्पेक्ट के, उन सब के बारे में जानकारी रखी जाएगी। और इस तरीके से गोपनीय सूचनाओं का जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उनका आदान प्रदान एजेंसीज आपस में कर सकेंगी। इसके लिए एक नेट ग्रिड की स्थापना की गई। इस नेट ग्रिड में देखिए, आईबी भी शामिल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है, रा भी शामिल है, सीबीआई भी शामिल है, ईडी भी शामिल है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी शामिल है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कंट्रोल एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सब शामिल है। इवन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भी शामिल है। तो ये नेट ग्रिड में शामिल होने वाली एजेंसीज हैं। किसी एक के इंफॉर्मेशन को दूसरा एक्सेस कर सकता है, इसके लिए नेट ग्रिड की स्थापना की गई। फर्दर जब हम बात करते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजी से क्वेश्चन है, नियोवाइज, ठीक है ना। हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो अगर खगोल की बात करें तो खगोल विज्ञान से क्वेश्चन है नियोवाइज। ये एक कॉमेट है, ये एक पुच्छल तारा है, कॉमेट। देखिए, अभी हम आपको बताएंगे कि एस्टेरॉयड क्या होता है, मेटेरॉइड्स क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, लेकिन पहले नियोवाइज के बारे में जान लें। नियोवाइज अभी रिसेंटली डेवलप किया है और डिस्कवर्ड किया है, डेवलप नहीं हुआ है, सॉरी। नियोवाइज रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है किसने, नासा के टेलीस्कोप ने, और उसी टेलीस्कोप के उस पे इसका नाम नियोवाइज रखा गया। वैसे इसका जो फॉर्मल नाम है वो C2020F3 है। C2020F3 एक कॉमेट है। अब देखिए, कॉमेट कई, जैसे कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी है वो चक्कर लगाती है, तो सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम में होता है और सूरज का चक्कर लगाता है तो एक बार वो सूरज के पास जाता है, एक बार वो सूरज के दूर जाता है। तो कोमा क्या है, जब कोई कॉमेट चक्कर लगाते लगाते अपने ऑर्बिट में, अपने कक्षा में सूरज के पास पहुंच जाए और वो फिर पिघल जाए, सूरज की गर्मी से पिघल जाए और डस्ट और गैस का बादल बन जाए। एक बार वो सूरज के पास आएगा, एक बार वो सूरज के दूर जाएगा, क्योंकि अंडाकार पथ में वो चक्कर लगाते हैं एलिप्टिकल शेप में। तो जब वो पिघल जाता है, गैस और डस्ट का क्लाउड बन जाता है, तो उसे हम कोमा बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, वो कंडीशन कोमा कहलाती है। देन फर्दर अब हम कॉमेट की बात कर रहे हैं। देखिए, कॉमेट ये जब दूर चला जाता है सूरज से तो जम जाता है, वही गैस और डस्ट जम जाता है, वो आइस और रॉक, बर्फ और रॉक के फॉर्मेशन में हो जाता है, और फिर तब हम इसे कॉमेट, पुच्छल तारा कहते हैं। इसका एक सिर होता है और एक पूंछ होती है, तो इसे हम पुच्छल तारा बोल देते हैं, कॉमेट। एस्टेरॉयड, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और एस्टेरॉयड किसके किसके बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये क्या है, एक बड़े टुकड़े हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर काटते रहते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड बोलते हैं, ठीक।
और ये कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में भी आ जाते हैं। फिर है मेटेराइट्स, उल्का पिंड, मेटेराइट्स उल्का पिंड। देखिए एक छोटे छोटे ये टुकड़े हैं, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये इनको हम कहते हैं, ये देखिए उल्का पिंड, ठीक। ये स्ट्राइक करते हैं, ये गिरते कहाँ हैं? अर्थ के सरफेस पे। कभी आपने देखा होगा आसमान से, जिसको इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं तारा टूट रहा है, एक्चुअली वो होता क्या है? मेटेराइट्स टकराते हैं, उल्का पिंड टकराते हैं सूरज से। मैटर और मेटेराइट में क्या अंतर है? मैटर जो वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाता है, वो उल्का पिंड जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आता है तो वायुमंडल में गैसों के घर्षण के कारण जो जल जाता है उसको हम मीटेर बोलते हैं, और जो आके सतह पर टकरा जाता है उसको मेटेराइट बोलते हैं। तो अब आपने देखा कि पुच्छल तारा कॉमेट क्या है? कॉमेट की दो कंडीशन है, एक बार वो पिघल जाता है, एक बार वो जम जाता है। उसी तरह से आपने पढ़ लिया, क्षुद्रग्रह पढ़ लिया जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। फिर आपने मेटेराइट्स पढ़ लिया, मेटर पढ़ लिया और मेटेराइट पढ़ लिया। तो ये कंडीशन है जिसके बारे में आप जानकारी रखें। देन दो राइफल्स काफ़ी चर्चा में रही, इंडो चाइना बॉर्डर पे टेंशन, LOC और LAC पे टेंशन को लेके। तो अपने सैनिकों के आधुनिकीकरण पर भारत जोर दे रहा है। इस आधुनिकीकरण में भारत ने एक डिफेंस डील की है असॉल्ट राइफलों को लेकर, घातक राइफल को लेकर, ठीक है ना। इनका नाम है आरद और कारमेल। आरद और कारमेल जो हैं वो इजरायली मेड राइफल्स हैं जिनको भारतीय सैनिक अब प्रयोग करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत अब ये भारत में ही बनाया जाएगा। इसको लाइसेंस दिया है इजराइल ने, इजराइल से लाइसेंसिंग के अंतर्गत अब इसे भारत में ही बनाया जाएगा, MP में। तो ये एक दो इंफॉर्मेशन रहे भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देन फर्दर चाबहार पोर्ट की बात हो रही है। ये जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान में है, और ईरान ने इस परियोजना से, इस बंदरगाह परियोजना से भारत को अलग कर दिया है। हमें समझना होगा कि चाबहार पोर्ट हमेशा से ये चर्चा में रहा है, पिछले कई सालों से चर्चा में आ रहा है। देखिए अरेबियन सी बड़ा महत्व है। अरब प्रायद्वीप तेल का भंडार है, अरबियन पेनिनसुला जो है वो तेल का भंडार है। वहाँ से क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकलते हैं। फॉसिल्स ऑयल जो होते हैं, जो जीवाश्म तेल हैं, या जो जीवाश्म तेल का जो गल्फ है अरब प्रायद्वीप, वो बहुत बड़ा उत्पादक है। उसके दो रास्ते हैं, एक लाल सागर से होकर और एक ओमान की खाड़ी, ईरान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होगा। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ओमान की खाड़ी, अरब सागर और ओमान की खाड़ी, आप ओमान की खाड़ी से होके ही गल्फ ऑफ पर्सिया जाते हैं। तो यहाँ से जो क्रूड ऑयल निकलता है वो इस गल्फ से होके निकलता है, और ये ईरान का एकमात्र बड़ा सा पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट ईरान का पोर्ट है। अब ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ये ईरान का पोर्ट है, महत्वपूर्ण ये है कि चीन सिल्क रूट को जिंदा करना चाहता है और अपने माल को मध्य एशिया भेजने के लिए उसके पास सी रूट के रास्ते हैं। वो यूरोप भेजना चाहता है, अफ्रीका भेजना चाहता है। मतलब अगर हम बात करें एशिया, यूरोप और अफ्रीका लगे हुए हैं, तो चीन का कोई भी माल एशिया, यूरोप और अफ्रीका में जा सकता है, इन रूट्स थे। साथ साथ अब देख रहे हैं कि समुद्र, जिसके पास नेवल पावर है, वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार होते हैं वो समुद्री रास्ते से होते हैं, ओशन रूट से होते हैं। तो समुद्री रास्ते पर, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण जिसका होगा, उसके लिए उसे नेवी चाहिए, और नेवी को जगह जगह क्या चाहिए? पोर्ट चाहिए। तो दोनों इंपॉर्टेंस है, पोर्ट्स का ट्रेड इंपॉर्टेंस भी है और मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी है। तो चीन ने, देखिए पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो ईरान से लगता हुआ है, देखिए कितने नज़दीक है दोनों पोर्ट। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया और साथ साथ उसे वो ऑपरेट भी कर रहा है। चीन ने पैसा भी लगाया और संचालित भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इतना पैसा था कि वो इसे डेवलप कर सके और ऑपरेट कर सके। इस तरह से चीन ने ग्वादर पोर्ट को डेवलप भी किया और उसे ऑपरेट भी कर रहा है। अगर चीन यहाँ है तो देखिए भारत बहुत दूर नहीं है। इसका मतलब कांडला पोर्ट देखिए और कराची पोर्ट, तो भारत के लिए चीन की यहाँ उपस्थिति भारत के लिए खतरा है।
इट्स ए डेंजर फॉर इंडिया। इसलिए इंडिया ने काउंटर करना चाहा। तो दो महत्व है चाबहार पोर्ट का। भारत ये चाहता है, देखिए ये अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। प्रैक्टिकली हम चीन से, पॉलिटिकली तो हम चीन से सीमा शेयर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम चीन से अफगानिस्तान से सीमा शेयर नहीं करते। तो पॉलिटिकली अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली अफगानिस्तान से हमारी सीमा नहीं लगी हुई है। इसीलिए अफगानिस्तान को, अगर हम अपना माल अफगानिस्तान तक पहुंचाएं तो हमें पाकिस्तान के रूट का, लैंड रूट को हमें अपनाना पड़ता है। तो पाकिस्तान से बचने के लिए, क्योंकि ये दो इनबॉर्न एनिमी जैसा बिहेव करते हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो हमें अगर ये पोर्ट मिल जाए, चाबहार पोर्ट अगर इंडिया को मिल जाए, और यहां से इंडिया रेलवे लाइन बिछा रहा था जादेन तक, और इसके थ्रू हम माल काबुल पहुंचा दें, तो एक तो अफगानिस्तान तक हमारी एक्सेस हो जाएगी, हम अफगानिस्तान तक पहुंच जाएंगे, और फिर ईरान के रास्ते और अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंच जाएंगे। तो सेंट्रल एशिया मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद रूस और यूरोप तक हमारा माल पहुंच जाएगा, और साथ साथ अरेबियन सी में हमारी उपस्थिति भी रहेगी और ट्रेड कंट्रोल भी हमारी नेवी कर पाएगी। तो भारत का ये उद्देश्य था, लेकिन भारत अमेरिका साझेदारी हो रही है, और ईरान और अमेरिका में दुश्मनी है। ईरान ने सैंक्शन लगा रखे, अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। इस वजह से भारत खुलकर इस परियोजना का समर्थन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ईरान थोड़ा नाराज हुआ, और अब चीन ने, भारत की जगह किसने ले ली? चीन ने निवेश किया, और चीन अब इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा। तो ये पूरी एक कहानी है चाबहार पोर्ट। इसका एक जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिकल, मिलिट्री इंपॉर्टेंस है। आते हैं, देखते हैं। ये ओमान की खाड़ी पर स्थित है, और ये ईरान का केवल एकमात्र ओशनिक पोर्ट है। भारत इस पे ट्रेड, यहाँ पे रेलवे लाइन डेवलप करने की बात कर रहा था, और सारा जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने बता ही दिया कि भारत अगर ये कर लेता तो वो अफगानिस्तान, मध्य एशिया, साथ साथ रूस तक अपने माल भेज सकता था और यूरोप तक पहुंच सकता था। एक ट्रेड रूट डेवलप हो सकता था, जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से हम जानते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और अब कौन कर रहा है उसे? चाइना। जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है स्वर्ण सब 1। आप ये देख रहे हैं, ये पैडी की फसल है, धान की फसल है। तो ये एक वाटर रेसिस्टेंस पैडी है, ये जल प्रतिरोधक क्षमता है इसमें। ऐसा होता है कि जो जहाँ ज़्यादा फ्लड आते हैं, बाढ़ के जो क्षेत्र होते हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जब पानी भर जाता है धान के खेतों में, तो धीरे धीरे धान के पौधे मर जाते हैं अगर पानी जल्दी नहीं उतरता है। इसीलिए आसाम या ऐसे क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र जहाँ धान की खेती होती हो और बाढ़ ज़्यादा आता हो, फ्रिक्वेंटली फ्लड आती हो, उसमें एक स्पेशल वाटर रेसिस्टेंस जो है वो धान का पौधा बनाया गया। ये पूरा धान डूब भी जाएगा, पैडी की पूरी फसल, धान की पूरी फसल डूब जाएगी, तो भी ये 18 दिन तक जिंदा रहेगी, और फिर 18 दिन के भीतर अगर पानी उतरता है तो धान की फसल फिर से ग्रो कर जाएगी। तो उस वैरायटी का नाम है स्वर्ण सब 1। ये भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है, उन राज्यों के लिए जहां धान की खेती होती है और बाढ़ आने के कारण वो तबाह हो जाती है। जो इसका डेवलपमेंट किसने किया? डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और साथ साथ मनीला आधारित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको विकसित किया है। और आप सबको पता ही है कि धान खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ क्रॉप है। फिर फर्दर हम बात कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी चर्चा में है। आप देख रहे हैं आसाम में बाढ़ आई हुई है, और ये नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र के कैचमेंट एरिया में आता है, और डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी इसको घेर लेती है। तो जिसकी वजह से इस पार्क का 80% हिस्सा डूब चुका है और जानवर परेशान है। तो इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क फिर से चर्चा में आया हुआ है, आसाम में है। 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, और 1995 में ये यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर घोषित किया, और 2007 से ये टाइगर रिजर्व भी है। तो ये इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही ये बर्ड सेंचुरी भी है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा जो काजीरंगा जाना जाता है वो 1 हॉर्न राइनोज के लिए,
एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। तो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की वजह से अब खतरे में है और इसका 80% भाग जो है वो डूब चुका है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट ने आजकल कोविड फैला हुआ है, कोविड-19, और जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर है। और जो बच्चे 11th तक हैं, 12th तक हैं, या नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चे हैं जिनको रेगुलर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उनके बारे में एक गाइडलाइन तैयार की है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञाता। प्रज्ञाता ये गाइडलाइन है डिजिटल स्कूल एजुकेशन के लिए। और ये स्कूल में जो टीचर हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट हैं, ई लर्निंग को आसान कैसे बनाया जाए इसके बारे में जो गाइडलाइन है उसे बोलते हैं प्रज्ञाता। प्रज्ञाता का फुल फॉर्म क्या है? हर का आपको फर्स्ट ले लेना है, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक, असाइन, ट्रैक और अप्रिसिएट। इसी को अगर हम फुल जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, प्रज्ञाता। तो ये प्रज्ञाता एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो ई लर्निंग। प्रज्ञाता में है क्या, ये देखिए, ये सारी गाइडलाइन तैयार की गई हैं और इसमें कह रहा है कि 10 से 15 मिनट ब्रेक लिया जाए। अगर 2 लगातार क्लासेस चल रही हों तो 2 क्लासेस के बीच में, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस है, बच्चे हैं और उनकी आंख को समस्या हो सकती है, ज़्यादा देर बैठने से समस्या हो सकती है क्योंकि क्लासरूम माहौल नहीं है, इसीलिए एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिया जाए। साथ साथ प्री प्राइमरी स्कूल हैं तो 30 मिनट तक दी जाए। उसके बाद 1 से अगर 1st से 8 तक क्लास है तो 2 सेशंस दिए जाएं और वो सेशंस जो हों वो 30 से 45 मिनट का हो। और 9 से 12 तक अगर बच्चा है तो उसके 4 सेशन लिए जाएं और सेशन का पीरियड भी 30 से 45 मिनट हो। तो इस तरीके से हम प्रज्ञाता को देख रहे हैं कि प्रज्ञाता गाइडलाइन क्या है, आसानी के साथ बच्चे डिजिटल लर्निंग करें, ई लर्निंग करें, उसके लिए एक सुगम बनाने का तरीका है। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं यूएई मिशन फॉर मार्स, ये चर्चा में है। देखिए, मंगल के लिए बहुत सारे लोगों ने योजनाएं बनाई और मंगल ग्रह की तरफ, लाल ग्रह की तरफ प्रस्थान किया। यूएई इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अरब प्रायद्वीप का ये पहला देश हो गया। यूनाइटेड अरब अमीरात्स अरब प्रायद्वीप का, अरबियन पेनिनसुला का पहला देश हो गया जिसने मार्स के लिए कोई मिशन लॉन्च किया। ठीक, और इस मिशन का नाम है होप। जो यूएई का मार्स मिशन है इसका नाम क्या है, होप। और इंडियन मार्स मिशन था मॉम, इंडिया का जो मार्स मिशन था मॉम। तो ये एक इंटरप्लेनेटरी मिशन था, अरब वर्ल्ड का पहला, फर्स्ट था, और ये जापान की सहायता से उसने किया। और अब तक 6 स्पेसक्राफ्ट जा चुके हैं, 3 हैं यूएसए के, 2 यूरोपीय यूनियन के, 1 इंडिया का, और जापान की सहायता से यूएई ने ये काम किया है। तो आप इसे देख लीजिएगा, होप। देन आफ्टर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। प्रसव देने के समय अगर माताओं को प्रसव संबंधी पूरी सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधा, मेडिकल एड नहीं मिलेगी तो उनके मृत्यु होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी डाला है, सतत विकास लक्ष्य में भी इसे डाला है कि किसी तरह से माताओं की मृत्यु दर कम की जाए, एमएमआर को कम किया जाए। माताओं की मृत्यु दर हमेशा कम होनी चाहिए, प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु ना हो। ये किसी भी देश में सोशल इंडेक्स और साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी इंडेक्स को दर्शाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं की रीच कहाँ तक है इसको बताता है। इसी सेंस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमएमआर की जो डिफिनीशन दी है वो है कि जो भी प्रेग्नेंट, जो भी औरत प्रेग्नेंट हो, जो भी महिला प्रेग्नेंट हो और डिलीवरी के 42 डेज के भीतर अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड मैटर से अगर उनकी डेथ होती है तो उसे एमएमआर के श्रेणी में रखा जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान डेथ और डिलीवरी के बाद 42 डेज में अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज से कोई डेथ होती है तो वो एमएमआर की श्रेणी में रखा जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंडियन डेफिनेशन है एमएमआर की कि 1 लाख लाइव बर्थ्स पे कितनी महिलाएं भारत में प्रसव के दौरान मर जाती हैं, उसे इंडियन एमएमआर कहते हैं। देखिए 2007 से लेके जहां 220 212 था, अब 2016-18 में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, ये 113 तक। तो इसको हम गोल के रूप में ले रहे हैं।
भारत में मैंने बताया, भारत में ये 1 लाख पर काउंट किया जाता है। 1 लाख बर्थ पर कितनी महिलाएं मृत्यु को प्राप्त होती है, डेथ हो जाती है, उसे हम MMR के नाम से जानते हैं। वहीं WHO की डिफिनेशन क्या थी कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के 42 डेज के बाद अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज से डेथ होती है तो उसे MMR लेते हैं हम। देखिए, इसे यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 3.1 जो टारगेट था उसे भी ले रखा है और ग्लोबल MMR में कमी लानी है ताकि ग्लोबली जो है वो महिलाएं सुरक्षित हों। और इसे क्या है, कह रहा है कि ये 1 लाख पर 70, इसको कितना कम करना है, 1 लाख लाइव बर्थ पर 70 तक लेके आना है। और इंडिया की हम पार्टिकुलर बात करें तो साउदर्न स्टेट जो इंडिया के हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनका परफॉर्मेंस उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षा क्या है, अच्छा है। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव है, जननी सुरक्षा योजना, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है वो जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आप देख रहे हैं मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति, और हर महीने 9 तारीख को मनाया जाता है प्रधानमंत्री, ये देखिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ये इनिशिएटिव हैं भारत सरकार के। देन आफ्टर हम बात करें तो अब एक मालाबार एक्सरसाइज है, ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है वो 3 देश की नेवी मिलके करती हैं, इंडिया, जापान और यूएस। इंडिया, जापान और यूएस का ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात हो रही है ताकि क्वाड बनाया जा सके, 4 लोग इसमें शामिल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के शामिल हो जाने से ये क्वाड बन जाएगा। और अब आप देख रहे हैं चीन ने साउथ चाइना सी में, प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में दखल बढ़ा दी है। तो चाइनीज जो डिस्टरबेंस है या इंटरफेरेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए अब इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। और कभी ये इंडियन ओशन में ऑर्गेनाइज किया जाता है और कभी पैसिफिक ओशन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर एक PM संवानिधि स्कीम, ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो गली पर या सड़कों के किनारे पटरी पर रेहड़ी पटरी वाले जो विक्रेता हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर है और उनको माइक्रो क्रेडिट, उनको छोटे छोटे उधार देने से संबंधित है। कोविड-19 फैला हुआ है, इनकी भी रोजी रोटी की समस्या है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ तो जो पटरी पर और रेहड़ी लगाने वाले लोग थे, इनकी जीविका को क्या है, सबसे सीधे खतरा है, क्योंकि लॉकडाउन है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये योजना चली है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए, इसमें 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और देखिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इनसे क्या होंगे, प्रभावित होंगी। इसका डेट जो है कि इस डेट तक ये चलेगा, देखिए मार्च 2022 तक। और लेकिन ये स्टार्ट कब से हो रहा है, 24 मार्च 2020, जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके इस दिन तक ये कवरेज होगा और इनको ये फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा, जिससे ये अपनी रोजी रोटी फिर से स्टैब्लिश कर सके। इसे कौन चलाएगा, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, वो इसको टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। और साथ साथ हमने आपको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बताया था पहले, वो भी इनको एक माइक्रो फैसिलिटी उपलब्ध करा रहा है। और इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इसे इंप्लीमेंट करेगा। अब 1 लाइन न्यूज देखिए, ये जो 1 लाइन न्यूज, ये जो स्टेचू है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर को दिया गया, जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिन्होंने बनाया था और उसका नाम था चीलूपो। शहद, हनी हंटिंग पर है, शहद की हंटिंग पर है चीलूपो। और इसको अरुणाचल प्रदेश की एक कम्युनिटी जो सेरतु केपन कम्युनिटी है, उसमें ये हनी हंटिंग की प्रथा है, तो उस पर, और ये दिया किसको गया, खजांग डी टोंगडोक को। तो अरुणाचल प्रदेश के खजांग डी के डी टोंगडोक जो थे, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड ये 2020 का दिया गया, किसके लिए, चीलोपो के लिए दिया गया। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो तमिलनाडु। देखिए इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन
जो टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है वो कौन सा राज्य है, वो इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान फर्स्ट क्वार्टर में निकला तमिलनाडु। तमिलनाडु को निवेशकों ने खूब पसंद किया और ये कंट्री का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन स्टेट बना है फर्स्ट क्वार्टर में। वहीं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप इंडियन एम्बेसडर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडियन एम्बेसडर के रूप में कौन चुने गए हैं, ये हैं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये पिछले क्विज 106 वाले क्विज का ये आंसर है। आप जो 5 से लेके 11 जुलाई से रिलेटेड है, आप अपना आंसर टैली कर लीजिए और देखिए आपने कितना सही किया है। तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप और लोगों को शेयर करें ताकि हमारी बातें और लोगों तक पहुंचे और हम और उत्साह से काम कर सकें।